ऊषा प्रियंवदा की कहानी। वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमे सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। यह डब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ घमंड, कुछ दुख, कुछ शर्म से बोला, घरवाली ने साथ के लिए कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू को एक दुख का एहसास हुआ, जैसे एक जानी पहचानी बाइज्जत और पुरकशिश दुनिया से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधते हुए बोला। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दूं। गणेशी ने अंगोछे के किनारे से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो बियाह में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का ये कमरा, जिसमें उन्होंने कितने साल बिताए थे, बदसूरत और नंगा लग रहा था सामान के सिमट जाने से। आंगन में बोए पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी पड़ी थी। मगर बीवी बच्चों के साथ रहने के ख्याल से ये दुख की एक कमज़ोर लहर उठकर गुम हो जाती थी। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वो रिटायर होकर जा रहे थे। इन बरसों में ज़्यादातर वक्त उन्होंने अकेले रहकर काटा था। इन अकेले लम्हों में वो उसी वक्त का तसव्वुर करते रहे थे जब वो अपने घर वालों के साथ रह सकेंगे। इसी उम्मीद के सहारे वो अपनी महरूमियों का बोझ ढोते रहे थे। दुनिया की नज़र में उनकी ज़िंदगी कामयाब कही जा सकती थी। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और बड़ी लड़की कांति की शादियां कर दी थीं। 2 बच्चे बड़ी क्लासों में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी की वजह से अक्सर स्टेशनों पर रहे और उनके बीवी बच्चे शहर में, ताकि पढ़ाई में रुकावट न रहे। गजाधर बाबू स्वभाव में बड़े बामोहब्बत आदमी थे और मोहब्बत के भूखे भी। जब बीवी बच्चे साथ थे तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, बीवी से कुछ मजाक करते। उनके चले जाने से गजाधर बाबू की जिंदगी में बड़ा सूनापन आ गया था। खाली वक्त में उनसे घर में न टिका जाता। शायरी का मजाक न रखने पर भी उन्हें बीवी की प्यार भरी बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी वो 2 बजे तक आग जलाए रखती और उनके स्टेशन से लौटने पर गर्म गर्म रोटियां सेकती। उनके खा चुकने के बाद भी मना करने के बावजूद उनकी थाली में और खाना डालती और उनसे बड़े प्यार से इसरार करती। जब वो थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वो रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी होती और उसकी शर्मीली आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वो उदास हो जाते। अब कितने बरस बाद वो मौका आ रहा था कि वो इस प्यार भरे माहौल में रहने जा रहे थे। टोपी उतार के गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकाहों की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के खुश्क चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और इसी तरह मुस्कुराते हुए वो बगैर खंखारे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र पिछली रात को देखी किसी फिल्म के नाच की नकल कमर पर हाथ रखे कर रहा है और बसंती हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही है। अमर की दुल्हन को अपने तन बदन, घूंघट, किसी चीज का होश नहीं था और वो भी बेतहाशा हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढांक लिया। सिर्फ बसंती का जिस्म रह रहकर हंसी दबाने की कोशिश में हिल रहा था। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सटपटाते हुए कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वो भी इस हंसी मजाक में शामिल होते, मगर उनके आते ही सब चुप हो गए। इससे उनके दिल में थोड़ी मायूसी आ गई। बैठते हुए बोले, बसंती, मुझे भी चाय देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की तरफ देखते हुए कहा, अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय बनाने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। सिर्फ बसंती बाप के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी बीवी एक लुटिया में पानी लिए निकली और पूजा करते हुए उसे तुलसी के पौधे में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। बीवी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे, आप अकेले बैठे हैं,
ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के दिल में फांस सी चुभी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। बीवी आकर चौके में बैठ गईं। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों तरफ बिखरे जूठे बर्तनों को देखा और फिर बोलीं, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में कर्म धर्म कुछ नहीं है। ये सब गए कहाँ? पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब जवाब न मिला तो एक बार और जोर से आवाज दी। फिर शौहर की तरफ देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रहीं। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करने लगे। उन्हें अचानक गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वो गर्म गर्म पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक लबालब भरी, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। ट्रेन भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि उससे कभी कुछ कहना पड़े। बीवी की शिकायत भरी आवाज सुनकर उन्हें धक्का सा लगा। वो कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उसके जिस्म में अब ताकत नहीं है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों काम में हाथ बटाया करो। बसंती चुप रही। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला ही से फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहां घुसे रहना मुझे नहीं भाता। मना करो तो सुनती ही नहीं। नाश्ता करके गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और सेटिंग कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के लिए कोई जगह न बची थी। जैसे किसी मेहमान के लिए वक्ती तौर पर कोई बंदोबस्त कर दिया जाता है, उसी तरह बैठक में कुर्सियों को दीवारों से टिकाकर उनके लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू इस कमरे में पड़े पड़े कभी अपने आप ही इस वक्ती बंदोबस्त पर गौर करते। उन्हें याद आती उन गाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और मकाम की तरफ बढ़ जाती। घर छोटा होने की वजह से बैठक ही में अपना इंतजाम किया था। उनकी बीवी के पास ज़रूर एक छोटा सा कमरा था, पर वो एक तरफ अचार के मर्तबानों, दाल चावल के कनस्तरों और घी के डब्बों से घिरा हुआ था। दूसरी तरफ पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सियों में बंधी रखी थीं। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े रखे थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर ज्यादातर बसंती के कपड़े बेतरतीबी से टंगे थे। वो जानबूझकर उस कमरे में जाने से बचते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बीवी के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की तरफ था बैठक था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथ के काढ़े कुशन पड़े थे। जब भी उनकी बीवी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो वो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। एक दिन वो चटाई लेकर आ गईं। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वो घर का स्वभाव देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब है, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन भर पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने जख्मी और दुखी निगाहों से बीवी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छुपी न थी। उनकी बीवी तंगी का रोना रोती, ये फितरी बात थी, लेकिन उनके लहजे में छुपे तंज का एहसास गजाधर बाबू को बहुत चुभा। उनसे अगर इस मसले पर बात की जाती कि घर का इंतजाम कैसे चले, कैसे पूरा हो, तो शायद उन्हें कुछ सुकून मिलता। लेकिन उनसे सिर्फ शिकायत ही की जाती थी, जैसे कुंबे की सारी परेशानियों के वही जिम्मेदार हों। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए ही से आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा। और कहने के साथ ही अंदाजा लगाया कि ये महज उनकी अंदर की सोच है, ऐसी कि उनकी बीवी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है बहू से ना। आज खाना बनाने गई है, देखो क्या होता है। ये कहकर बीवी ने आंखें मूंद ली और सो गई। गजाधर बाबू बैठे बीवी को देखते रह गए। क्या यही थी उनकी बीवी, जिसके नर्म हाथों के लम्स, जिसकी मुस्कुराहट की याद में उन्होंने जिंदगी काट दी थी? उन्हें लगा कि वो खूबसूरत दोशीज़ा जिंदगी की राह में कहीं खो गई है
اور اس کی جگہ آج جو عورت ہے وہ ان کے دل اور روح کے لیے یکسر اجنبی ہے۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی عورت کا جسم ایک دم بے ڈول اور بھدا لگ رہا تھا، چہرہ ستا ہوا اور بے رونق سا۔ گجادھر بابو ایک پلک بیوی کو دیکھتے رہ گئے اور پھر لیٹ کر چھت کی طرف تاکنے لگے۔ اندر کچھ گرا اور ان کی بیوی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ لو، بلی نے کچھ گرا دیا شاید، وہ اندر بھاگی۔ تھوڑی دیر میں لوٹ کر آئیں تو ان کا منہ پھولا ہوا تھا۔ دیکھا بہو کو؟ رسوئی کھلی چھوڑائی۔ بلی نے دال کی پتیلی گرا دی۔ سبھی تو کھانے کو ہیں، اب کیا کھلاؤں گی؟ وہ سانس لینے کو رکیں اور بولی، ایک ترکاری اور 4 پراٹھے بنانے میں سارا ڈبہ گھی انڈیل کر رکھ دیا، ذرا بھی درد نہیں ہے۔ کمانے والا ہڈیاں توڑے اور یہاں چیزیں لوٹے۔ مجھے تو معلوم تھا کہ یہ سب کام کسی کے بس کا نہیں ہے۔ گجادھر بابو کو لگا کہ بیوی اور کچھ بولے گی تو کان جھنجھنا اٹھیں گے۔ ہونٹ بھینچ کر کروٹ لے انہوں نے پیٹھ بیوی کی طرف کر لی۔ رات کا کھانا تو بسنتی نے جان بوجھ کر ایسا بنایا تھا کہ ایک نوالا حلق سے نہ اترے۔ گجادھر بابو چپ چاپ کھا کر اٹھ گئے، پر نریندر تھالی سرکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں ایسا کھانا نہیں کھا سکتا۔ بسنتی تنک کر بولی، تو نہ کھاؤ، کون تمہاری خوشامد کرتا ہے؟ تم سے کھانا بنانے کو کہا کس نے تھا؟ نریندر چلایا۔ بابو جی نے۔ بابو جی کو بیٹھے بیٹھے یہی سوچتا ہے۔ بسنتی کو اٹھا کر ماں نے نریندر کو منایا اور اپنے ہاتھ سے اسے کچھ بنا کر کھلایا۔ گجادھر بابو نے بعد میں بیوی سے کہا، اتنی بڑی لڑکی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بنانے کا ڈھنگ نہیں آیا؟ ارے آتا تو سب کچھ ہے، کرنا نہیں چاہتی، بیوی نے جواب دیا۔ اگلی شام ماں کو رسوئی میں دیکھ کر کپڑے بدل کر بسنتی باہر آئی تو بیٹھک سے گجادھر بابو نے ٹوک دیا، کہاں جا رہی ہو؟ پڑوس میں، شیلا کے گھر، بسنتی نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اندر جا کر پڑھو، گجادھر بابو نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ کچھ دیر تذبذب میں کھڑی رہ کر بسنتی اندر چلی گئی۔ گجادھر بابو روز ٹہلنے چلے جاتے تھے۔ لوٹ کر آئے تو بیوی نے کہا، کیا کہہ دیا بسنتی سے؟ شام سے منہ لپیٹے پڑی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ گجادھر بابو جھنجلا اٹھے۔ بیوی کی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دل میں طے کر لیا کہ بسنتی کی شادی جلد کر دینی ہے۔ اس دن کے بعد سے بسنتی باپ سے کٹی کٹی رہنے لگی۔ جانا ہوتا تو پچھواڑے سے جاتی۔ گجادھر بابو نے 2-1 بار بیوی سے پوچھا تو جواب ملا، روٹھی ہوئی ہے۔ گجادھر بابو کو غصہ آیا، لڑکی کے اتنے مزاج، جانے سے روک دیا تو باپ سے بولے گی نہیں۔ پھر ان کی بیوی نے خبر دی، امر الگ رہنے کی سوچ رہا ہے۔ کیوں؟ گجادھر بابو نے حیرت سے پوچھا۔ بیوی نے کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ امر اور اس کی بیوی کو بہت شکایتیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گجادھر بابو ہمیشہ بیٹھک میں پڑے رہتے ہیں، کوئی آنے جانے والا ہو تو کہیں بٹھانے کی جگہ نہیں۔ امر کو اب بھی وہ چھوٹا سمجھتے تھے اور موقع بے موقع ٹوک دیتے تھے۔ بہو کو کام کرنا پڑتا تھا اور ساس جب تب پھوڑ پن کے تانے دیا کرتی تھیں۔ ہمارے آنے سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ گجادھر بابو نے بیوی سے پوچھا۔ بیوی نے سر ہلا کر بتایا کہ نہیں، پہلے امر گھر کا مالک بن کے رہتا تھا، بہو کو کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ امر کے دوستوں کا اکثر ہی اڈا جمع رہتا تھا اور اندر سے ناشتہ چائے تیار ہو کر جاتا رہتا تھا۔ بسنتی کو بھی وہی اچھا لگتا تھا۔ گجادھر بابو نے دھیرے سے کہا، امر سے کہو جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹھک میں ان کی چارپائی نہیں ہے۔ اندر جا کر پوچھنے ہی والے تھے کہ ان کی نظر رسوئی میں بیٹھی بیوی پر پڑی۔ انہوں نے یہ پوچھنے کو منہ کھولا کہ بہو کہاں ہے، پھر کچھ یاد کر کے چپ ہو گئے۔ بیوی کی کوٹری میں جھانکا تو اچار، رضائیوں اور کنستروں کے بیچ اپنی چارپائی لگی پائی۔ گجادھر بابو نے کوٹ اتارا اور ٹانگنے کے لیے دیوار پر نظر دوڑائی، پھر اسے موڑ کر الگنی کے کچھ کپڑے کھسکا کر ایک کنارے ٹانگ دیے۔ کچھ کھائے بغیر ہی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ کچھ بھی ہو، تن آخر بوڑھا ہی تھا۔ صبح شام کچھ دیر ٹہلنے ضرور چلے جاتے تھے، پر آتے آتے تھک جاتے تھے۔ گجادھر بابو کو اپنا بڑا سا کھلا کوارٹر یاد آیا۔ بے فکر زندگی، صبح پیسنجر ٹرین آنے پر اسٹیشن کی چہل پہل، جانے انجانے چہرے اور پٹری پر ریل کے پہیوں کی کھٹ کھٹ جو ان کے لیے مدھر سنگیت کی طرح تھی۔ طوفان اور ڈاک گاڑی کے انجنوں کی چنگھاڑ ان کی اکیلی راتوں کی ساتھی تھی۔ سیٹھ رام جی مل کی مل کے کچھ لوگ کبھی کبھی ان کے پاس آ بیٹھتے، وہی ان کا حلقہ تھا، وہی ان کے ساتھی تھے۔ وہ زندگی اب انہیں کھوئی ہوئی دولت معلوم ہوئی۔ انہیں لگا کہ وہ زندگی سے دھوکہ کھا گئے، ٹھگے گئے۔ انہوں نے جو کچھ چاہا اس میں سے ایک بوند بھی انہیں نہیں ملا۔ لیٹے ہوئے وہ گھر کے اندر سے آتی ہوئی مختلف آوازیں سنتے رہے، بہو اور ساس کی چھوٹی موٹی جھڑپ،
बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खिटपिट और इसी में दो गौरैयों की बातचीत। और अचानक ही उन्होंने इरादा कर लिया कि अब घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे। अगर घर के मालिक के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। अगर बच्चों की नज़र में उनकी कोई वक़्त नहीं है या इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है तो अपने घर में परदेसियों की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद गजाधर बाबू सचमुच कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बगैर वजह पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी बीवी ने भी उनमें इतनी बड़ी तब्दीली होने का कोई असर नहीं लिया। वो दिल ही दिल में कितना बाल ढो रहे हैं इस बात से वो बेखबर ही रहीं। बल्कि उन्हें शौहर के घर के मामलात में दखल अंदाजी न करने से एक तरह सुकून ही था। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो फर्ज है वो पूरा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने चोट खाई नजर से बीवी की तरफ देखा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो बीवी और बच्चों के लिए रोजी कमाने का जरिया भर ही थे। जिस शख्स के वजूद से उनकी बीवी को मांग में सिंदूर भरने का हक हासिल है, समाज में उसकी इज्जत है, उसके सामने वो 2 वक्त की रोटी रख देने ही से सारे फराइज से छुट्टी पा लेती है। वो घी और चीनी के डब्बों में इस कदर गुम है कि वही अब उसकी पूरी दुनिया का मरकज है। गजाधर बाबू अब उसकी जिंदगी का महवर नहीं रह गए। अब उनका बेटी की शादी का हौसला भी मांद पड़ गया। किसी भी बात में दखल न देने के अहद के बावजूद भी उनका वजूद इस माहौल का हिस्सा न बन सका। उनकी मौजूदगी इस घर में इतनी बेजोड़ सी लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई हो। उनकी सारी खुशी एक गहरी मायूसी में डूब गई। इतने सब इरादों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे बैठे। बीवी अपनी आदत के मुताबिक नौकर का गिला शिकवा कर रही थी, कितना कामचोर है, सौदे में से पैसे भी काटता है, खाने पर बैठे तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता कि उनके घर का खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। बीवी की बात सुनकर बोले, नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम होता है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बीवी बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। बात सादा सी थी पर जिस लहजे में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन तबीयत कुछ बोझल होने की वजह से गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। काहिली में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए नौकर छुड़ा दिया। अगर बाबूजी ये समझते हैं कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसवाने जाऊंगा तो ये नहीं होने का। हाँ अम्मा, ये बसंती की आवाज़ थी। मैं कॉलेज भी जाऊं और घर लौटकर झाड़ू भी लगाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर भिनभिनाया। चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? बीवी ने बड़े तंज से कहा, और कुछ नहीं तो तुम्हारी बीवी को रसोई में भेज दिया। वो गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना के रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वो रसोई में घुस गईं। कुछ देर बाद अपनी कोठरी में आईं और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देखकर सटपटा गईं। गजाधर बाबू के चेहरे के उतार चढ़ाव का कुछ अंदाजा न लगा पाईं। वो चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और बीवी को पुकारा। वो भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से हाथ पोंछते हुए पास आकर खड़ी हो गईं। गजाधर बाबू ने बगैर किसी तमहीद के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, यही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही इनकार कर दिया था। फिर कुछ रुक कर, जैसे बुझी हुई आग में कोई चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे लहजे में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम लोगों से अलग रहने के बाद रिटायरमेंट पाकर कुंबे के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? बीवी ने हड़बड़ा कर कहा, मैं चली जाऊंगी तो यहां का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सियानी लड़की। बात बीच में कट गई। गजाधर बाबू ने थकी हुई आवाज में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरी खामोशी में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी मुस्तैदी से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शा पर बैठ गए। एक नज़र उन्होंने अपने कुंबे पर डाली, फिर दूसरी तरफ देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा।
ان کے جانے کے بعد سب اندر لوٹ گئے۔ بہو نے امر سے پوچھا، سنیما لے چلیے گا نا؟ بسنتی نے اچھل کر کہا، بھیا ہمیں بھی۔ گجادھر بابو کی بیوی سیدھے رسوئی میں چلی گئیں۔ بچی ہوئی چیزوں کو کٹور دان میں رکھ کر اپنی کوٹری میں لائیں اور کنستروں کے پاس رکھ دیا۔ پھر باہر آ کر کہا، ارے نریندر، بابو جی کی چارپائی نکال دے، اس میں چلنے تک کی جگہ نہیں ہے۔